अगला हमारा आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट मतलब नाम समझते हो, नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट मतलब क्या है। इंडिपेंडेंट को क्या बोलोगे कि मतलब हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। सिंपल वे में अगर बोला जाए कि जो इंसान किसी दूसरे इंसान पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इंसान है वो। ठीक बात है। सिंपल वे में सोचें कि इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, सभी को पता है इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि हम जैसे लोग बोलते हैं कि मैं टोटली इंडिपेंडेंट इंसान हूं, कि मेरे को किसी का आश्रय नहीं चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं होना मेरे को, ठीक है, उसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी में इंडिपेंडेंट इवेंट का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी में इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब है कि अगर आपके पास दो इवेंट है, एक इवेंट ई है, एक इवेंट एफ है, तो इवेंट ई और एफ आपस में कभी भी डिपेंडेंट नहीं होंगे। मतलब अगर ई जो है वो अपना अलग अकर कर रहा है, एफ जो है वो अपना अलग अकर कर रहा है, दोनों आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इवेंट ई हो गया तो एफ के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो उसको हम कहते हैं बोथ आर टोटली इंडिपेंडेंट इवेंट। तो लेट E1 एंड E2 बी टू इवेंट्स। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो लेट E1 एंड E2 बी टू इवेंट्स। सो occurrence of event E1 do not affect occurrence of event E2. This is called then E1 and E2 are called independent events। बात समझ में आ रही है कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है? तो देखो मैंने क्या लिखा है, लेट E1 एंड E2 बी टू इवेंट्स, ठीक है। अभी आपको पता नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है कि या क्या है, तो मैंने बोला कि E1 का अकरेंस E2 के अकर करने पे डिपेंड नहीं करता है। E1 अपना अलग अकर कर रहा है, E2 अपना अलग अकर कर रहा है, दोनों का अकरेंस इफेक्ट नहीं करता है, तो उसको हम कहते हैं कि दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक। तो इस बात को समझो। तो अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं, इसको हम कह सकते हैं कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F को हम लिख सकते हैं P ऑफ E इंटू P ऑफ F। अगर आपके पास दो इवेंट है, एक इवेंट E है, एक इवेंट F है, आपके पास दो इवेंट है P ऑफ E इंटरसेक्शन F, एक इवेंट आपका E है, एक इवेंट F है। तो अगर आपसे पहले ही क्वेश्चन में अगर उसने बोल दिया है कि बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो ये रिलेशन आप लगा सकते हो। ये रिलेशन क्या कहता है? P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जनरली पूछा जाता है, ठीक। अगर ये तो आपका एक का है, अगर आपको मान लो 3 का पूछ लिया जाए, P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, तो क्या हो जाएगा? P ऑफ E इंटू P ऑफ F इंटू P ऑफ G। कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो इस तरह से आपका इंडिपेंडेंट इवेंट की ये कहानी है। अब चलो इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे क्वेश्चंस करते हैं हम। एक बार देख लो, समझ लो कि इंडिपेंडेंट इवेंट होता क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, फिर इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे हम इंडिपेंडेंट इवेंट पे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये और जनरली पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। और डाइस इज थ्रोन, ठीक।
अ डाइस इज थ्रोन। डाइस समझते हो, पिछले क्लास में समझाया है, लूडो खेला होगा, सांप सीढ़ी खेला होगा बचपन में, जो उछालते हो उसी को डाइस कहते हैं, ठीक है। अब डाइस में एक जगह 1 होता है, एक फेज में 2 होता है, क्यूब होता है, 6 फेजेस होते हैं, तो एक फेज में 1, एक फेज में 2, एक फेज में 3, एक फेज में 4, एक फेज में 5, एक फेज में 6 होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डाइस की सैंपल स्पेसेस कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल कितनी है 6, ठीक। इतना आपको देखो, जितने भी इवेंट्स आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं तो इवेंट्स यही हो सकते हैं, पैक ऑफ कार्ड हो सकता है, तो टॉसिंग ऑफ कॉइन हो सकता है, थ्रो ऑफ डाइस हो सकता है, ठीक। तो यही 3-4 चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। अब ये किसी को थोड़ा टफ करने के लिए 2 कॉइन को टॉस कर दो, 4 कॉइन को टॉस कर दो, 2 डाइस को टॉस कर दो, डाइस और कॉइन को टॉस कर दो, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, क्वेश्चन इन्हीं पे बनता है, ठीक है। तो आपको सबका सैंपल स्पेसेस पता होना चाहिए। डाइस इज थ्रोन, वन इवेंट इज the occurrence of number multiple of 3, and second event is number appearing is an even number, ठीक। are the two events independent? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को जरा समझो, पढ़ो और खुद से सॉल्व करने की इसको कोशिश करो, उसके बाद मैं तो सॉल्व कराऊंगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक डाइस है, डाइस को थ्रो किया है, ये आपका इवेंट है, ठीक है ना। डाइस है, डाइस को उछाला। अब उछालने के बाद आपके सामने 2 इवेंट उसने रख दिए। पहला इवेंट रखा कि आपने जो उछाला, वो जो पहली बार जब आपने उछाला तो आपका जो नंबर आया है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक। उसने पहली कंडीशन रखी। फिर दूसरी कंडीशन क्या रखी कि जो नंबर आएगा वो जो होगा वो इवन नंबर होगा। तो मतलब क्या है, जब आपने पहली बार कॉइन डाइस को उछाला, वो नंबर मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए और वो नंबर इवन भी होना चाहिए, ठीक बात है। तो आपको 2 कंडीशंस दे दी। तो अब आपसे पूछ रहा है भैया बताओ क्या ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं। चलो देखते हैं कि ये है कि नहीं है इंडिपेंडेंट। सॉल्यूशन, तो पहले चलो डिफाइन कर लो। ई एक इवेंट, देखो सबसे पहला काम होता है ई और एफ करके इवेंट। कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ई और एफ ही लो, ए टू जेड के 26 अल्फाबेट में से कोई भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। हम जनरली ई एन एफ लेते हैं, तो ये कोई एक बहस का मुद्दा नहीं है कि ई एन एफ ही क्यों लिया है, ठीक है। तो ई हमारा क्या है, अकरेंस ऑफ नंबर मल्टीपल ऑफ 3, ठीक। एफ एक इवेंट ले लो, अकरेंस ऑफ नंबर विच इज इवन। इतने में कोई दिक्कत, इतना तो सभी कर लेते हैं। देखो एक कर लेना, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है, बोर्ड है आपका, स्टेप मार्किंग मिलती है, बहुत अच्छी बात है ये कि स्टेप मार्किंग मिलती है आप लोगों को। कुछ भी नहीं आता, टीचर्स को थोड़ा भाई नंबर तो चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ के आ जाओ 10, 12, 16 नंबर एकदम खत्म कर दो। तो थोड़ा ट्रिक्स क्या होती हैं कि आप क्वेश्चन को आंसर में ही क्वेश्चन उतार दो। समझ में आ रही है बात? ये उन लोगों के लिए जिनको वहां एग्जाम में गए, पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ भी कि यार क्या क्वेश्चन है कैसे करें, तो आपके लिए कुछ चीज बता रहा हूं जिससे आप 16 में से जो 0 पा रहे हो 2-4 नंबर पा जाओगे। कैसे? जो गिवन हो उसको ही उतार के लिख दो। अब मैं ये नहीं कह रहा पूरा क्वेश्चन ही छाप दो दोबारा तो तुमको नंबर मिल जाएंगे, मतलब कि इतना तो आपके पास दिमाग होगा, आपने इतनी तो प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी कि आप इवेंट्स को सेपरेट कर सकते हो क्वेश्चंस में से, और जो सेपरेट करके इस तरह से लिख दो। इतने के भी नंबर होते हैं,
ठीक है, मैं इतना लिख रहा हूं, ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो इसको भी पूरा आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। ये नहीं डायरेक्टली पी ऑफ ई निकाला, पी ऑफ एफ निकाला, इंटरसेक्शन एफ निकाला, चेक कर लिया, इतने के नंबर आपको नहीं मिलेगा। आपको पूरा ऐसे शो करना पड़ेगा। आगे जाओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो, उसमें आपको जितना शॉर्टकट मारना है मारो, वहां आपका कोई स्टेप्स नहीं चेक कर रहा है, वहां आंसर आएगा तो सही है, नहीं आए तो गलत है, बट यहाँ पे आपके स्टेप्स भी चेक होते हैं, ठीक है। तो आप अगर इतना लिख भी दोगे, भले इसके बाद आप काम करो फॉर्मूला लिख दो। इंडिपेंडेंट इवेंट बोला है आपको, ये फॉर्मूला पता है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F, इतना तो सभी को पता होता है ये फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला लिख दो। तो इतने में आपको 3-4 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। तो आपको 16 नंबर में से 10 नंबर में से एटलीस्ट 0 नंबर तो नहीं मिलेंगे। तो अब इसके आगे आपको नहीं आता है, अगर आपको आता तो इवेंट डिफाइन कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, तब तो आप पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर लोगे, नहीं तो इतना तक अगर आप कर लोगे तो 2-3-4 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसलिए स्टेप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बोर्ड के एग्जाम्स में। इतना हमने कर लिया, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोला है कि ये दो इवेंट ई और एफ हैं, बताओ क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो पहले काम करते हैं, सैंपल स्पेसेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो जाएगा सैंपल स्पेस। क्योंकि डाइस थ्रो कर रहे हैं, डाइस जो खेलते हो लूडो में और सांप सीढ़ी में, तो उसमें कितने आने के चांसेस होते हैं, या तो 1 आ जाता है, या तो 2 आ जाता है, या तो 3 आता है, या तो 4 आता है, या तो 5 आता है, 6 आता है। 6 से ऊपर कभी आता है, आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्यूब है, क्यूब में 6 से ज्यादा फेसेस नहीं होते। तो ये तो आपने टोटल सैंपल स्पेस बना लिया। अब अपन सैंपल स्पेस बनाते हैं ई का। ई का सैंपल स्पेस बना ले। ई में क्या बोला है कि अकरेंस ऑफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। कह रहा है आपसे कि जो नंबर अकर कर रहा है वो आपका मल्टीपल ऑफ 3 है। अब मुझे बताओ 1 क्या मल्टीपल ऑफ 3 है, नहीं है। 2 मल्टीपल ऑफ 3 है, नहीं है। 3 मल्टीपल ऑफ 3 है, बिल्कुल है, तो 3। 4 क्या मल्टीपल ऑफ 3 है, नहीं है। 5 नहीं है। 6 बिल्कुल है। तो ये आपने इसका डिफाइन कर दिया ई इवेंट का सैंपल स्पेस। एफ इवेंट पे आओ, एफ इवेंट का सैंपल स्पेस बना लो। एफ इवेंट क्या बोल रहा है कि नंबर जो है वो इवन है। 1 इवन नहीं है, बट 2 है, 4 है, 6 है, ठीक। इतने में कोई दिक्कत है, सिंपल सा काम कर रहे हैं। इवेंट्स डिफाइन किए, फॉर्मूला इंडिपेंडेंट पूछा था तो अपन ने फॉर्मूला लिख दिया। पहले इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला ये होता है। स्टेप बाय स्टेप चलना ध्यान से। सैंपल स्पेस लिखा, ई की सैंपल स्पेस लिखी, एफ की सैंपल स्पेस लिखी। अब किसकी सैंपल स्पेस रह गई है, ई इंटरसेक्शन एफ की। तो सैंपल स्पेस ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, क्या कॉमन है इन दोनों में, क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, तो 6, ठीक। कोई दिक्कत है इतने में। अब बस अब ये कंडीशन से चेक कर लो, पी ऑफ ई निकालो। पी ऑफ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/6, 1/3। कोई दिक्कत, 2/6, 1/3। पी ऑफ एफ निकाल लो। पी ऑफ एफ क्या आ जाएगा, 3/6, 1/2। और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, क्या आ जाएगा, 1/6, 1 है, ठीक। कैसे लिख रहा हूं समझ में आ रहा है, नीचे टोटल इवेंट अपॉन ऊपर फेवरेबल इवेंट। इतना तो अब आप समझ ही गए होगे, इतने आगे आ गए हम लोग प्रोबेबिलिटी में। तो बस अब चलो इस कंडीशन में चेक करो, क्या पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, 1/6, ठीक है, इज इक्वल टू पी ऑफ ई कितना है, 1/3। पी ऑफ एफ कितना है, 1/2, ये भी आ गया 1/6। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को चेक करते हो कि क्या आपका इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है।
एक पॉइंट याद रखो, वो पॉइंट ये है कि इफ E and F are independent events, then E dash and F dash are also independent events. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर थोड़ा ध्यान दो। पॉइंट क्या है कि अगर E और F आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो E डैश और F डैश भी जो होंगे वो भी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। अब जो यहाँ पे थोड़े नहीं जिनको पता है कि E डैश और F डैश क्या होता है, तो उनके लिए बता दूं, E डैश जो होता है वो 1 माइनस E होता है, F डैश जो होता है वो 1 माइनस F होता है। E डैश को बेसिकली कुछ नहीं कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, मतलब नॉट E नॉट F, मतलब टोटल 1 होता है उसमें से सारे E के हटा दो तो वो E डैश है, टोटल 1 होता है उसमें सारे F के हटा दो वो F डैश है। ठीक है, तो अगर E और F इंडिपेंडेंट इवेंट है तो E डैश और F डैश भी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो एक छोटी सी बात थी जिसको थोड़ा देख लो, अगर कभी यूज हो आपके, तो मैंने आपको बता दिया है ये बात। क्वेश्चंस ही करते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी में जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। थ्योरी कुछ है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी में इंडिपेंडेंट इवेंट, दो इवेंट जो आपस में डिपेंड नहीं होते, खत्म, थ्योरी उतनी ही है। उसके बाद जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, अ फेयर कॉइन and an unbiased dice and an unbiased dice are tossed. ठीक, one event is head appearing, head appeared on the coin, and second event is three on the die. पूछा गया आपसे, आपसे पूछा है कि चेक बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। अब की दोनों का कॉम्बिनेशन उसने बना दिया है। कॉम्बिनेशन क्या है, अब तक आप क्या कर रहे थे, या तो कॉइन को टॉस कर रहे थे या तो डाइस को थ्रो कर रहे थे। मैंने आपको क्या बोला, 3-4 ही केसेस हैं, उन्हीं पे क्वेश्चंस पूछता है, बट आपकी आपने दोनों को मिला दिया है। इसने कॉइन को भी टॉस कराया है, डाइस को भी थ्रो कराया है। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो ध्यान से पहले। क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या बोल रहा है, क्या समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ फेयर कॉइन एंड एन अनबाइस्ड डाइस आर टॉस्ड। ठीक बात है, दो चीजें, दो अलग अलग चीजें टॉस हो रही हैं आपकी, ठीक है ना। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा इसको ध्यान से समझना। एक इवेंट है कि हेड अपेयर हो रहा है ऑन द कॉइन, ठीक है ना। एक इवेंट है कि हेड हमारा अपेयर हो रहा है कॉइन पे। आपने देखो सिंपल सी बात है यार, देखो सिंपल वे में सोचो, इतना लैंग्वेज में जाओ ही मत। आपके एक हाथ में कॉइन रखा हुआ है, एक हाथ में आपके डाइस रखा हुआ है, आपने इसको भी उछाला, आपने इसको भी उछाला, ठीक है। एक इवेंट ने आपसे बोल दिया कि इधर आपका हेड आना चाहिए, जब आपने कॉइन उछाला है आपका हेड आना चाहिए। दूसरा इवेंट कह रहा है जब आपने इसको डाइस को उछाली है तो नंबर 3 आनी चाहिए। अब आपसे बोल रहा है क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, बस बात खत्म। इतना ही आपका सवाल है। जितना सिंपल सा सवाल को सोचोगे ना उतना ही इजीली उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे। जितना इसको कॉम्प्लिकेटेड समझोगे कि क्या बोला है, क्या है ये, उतना ही लगेगी सवाल में, ठीक है। तो कॉइन है और एक यहाँ पे ध्यान रखना अनबाइस्ड। अनबाइस्ड आपको पिछले क्लास में बता चुका, अनबाइस्ड मतलब होता है खोटा सिक्का। खोटा सिक्का समझ में आता है, बचपन में क्रिकेट खेला होगा
टॉस हारते हैं बोल देते हैं खोटा सिक्का है, ठीक है। तो खोटा सिक्का मतलब क्या होता है, हर बार उछालो तो आदर हेड ही है या तो टेल ही है। तो प्रोबेबिलिटी में बाइसिंग की कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे अनबाइस्ड कॉइन है, ठीक है। सब कुछ फेयरली होता है प्रोबेबिलिटी में। तो चलो सैंपल स्पेस बना दे। सैंपल स्पेस बनाने से पहले इवेंट डिफाइन कर लें। इवेंट हमारा क्या है, हेड appearing on the coin। ई इवेंट है हमारा हेड appearing on the coin। एफ इवेंट हमारा क्या है, 3 on the dice। सबसे पहला काम यही किया हमने कि हमने ई और एफ को डिफाइन कर लिया, ठीक है। सैंपल स्पेस बना लो। सैंपल स्पेस हमारे क्या होंगे, देखो सैंपल स्पेस बना ले। सैंपल स्पेस देखो, सैंपल स्पेस होते क्या है, सैंपल स्पेसेस ये होते हैं ना कि कितने हेड्स हैं, कितने टेल्स हैं, कितने वो नंबर्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं तब थोड़ा क्लियर होगा। सैंपल स्पेस को इधर बनाते हैं। तो सैंपल स्पेस है एक आपका हेड कॉमा 1, हेड कॉमा 2, हेड कॉमा 3, हेड कॉमा 4, हेड कॉमा 5, हेड कॉमा 6, टेल कॉमा 1, टेल कॉमा 2, टेल कॉमा 3, टेल कॉमा 4, टेल कॉमा 5, टेल कॉमा 6। अब मुझे एक बात बताओ, इसके अलावा कुछ और आएगा? बताओ। ये हमने टोटल स्पेस डिफाइन कर दिया। या तो पहली बार कॉइन हेड आए तो नंबर 1 आए, कॉइन हेड आए नंबर 2 आए, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। एक या तो ये केस हो सकता है, या टेल आए तो 1 आए, टेल आए तो 2 आए, टेल आए तो 3 आए, टेल आए तो 4 आए, टेल आए तो 5 आए, टेल आए तो 6 आए। ये आपने सैंपल स्पेसेस टोटल डिफाइन कर दिए। अब जरा ई का डिफाइन करो। ई क्या कह रहा है, हेड अकरिंग ऑन द फर्स्ट कॉइन। ई आपको क्या कह रहा है कि हेड अकर कर रहा है पहले कॉइन में, तो क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस, हेड कॉमा 1, हेड कॉमा 2, हेड कॉमा 3, हेड कॉमा 4, हेड कॉमा 5, हेड कॉमा 6। बात समझ में आ रही है? ये ई का सैंपल स्पेस है क्योंकि पहले कॉइन में हेड अकर कर रहा है, हेड 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 हेड। दूसरे बार में कुछ भी अकर कर रहा है उससे अपने को मतलब नहीं है। तो इधर 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, ठीक। एफ का बना देते हैं। एफ वाला जो है वो बोल रहा है 3 आना चाहिए सेकंड ऑन द डाई। तो या तो हेड आए और 3 आए, या तो टेल आए और 3 आए। अब बहुत ध्यान से देखो और बताओ कि क्या मैंने कोई गलती की है या सब सही है। सारे कोई सैंपल स्पेसेस मैंने छोड़े तो नहीं है। देखो जरा, देखो जितना तुम खुद सोचोगे ना, जितना तुम खुद सोचोगे उतना ही तुम्हें समझ में आएगा। मैं तो तुरंत डायरेक्ट लिख दूंगा कि हाँ ये ऐसे है वैसे है। तो खुद एनालाइज करो और बताओ कोई गलती है कि नहीं, ठीक है। कुछ सेकंड्स लो, 10-20 सेकंड्स, और एनालाइज करो इसको कि मैंने कोई गलती सैंपल स्पेसेस में कुछ मिस तो नहीं कर दिया है, सब कुछ सही से लिखा है कि नहीं, या यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं लिख दिया जो सैंपल स्पेस में प्रेजेंट ही ना हो। एक बार रिलेट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सब सही है, सब सही है, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, टोटल सैंपल स्पेस कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल सैंपल स्पेस 12 है। अब आपको क्या निकालना है? अब एक चीज और रह गई है, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का भी सैंपल स्पेस रह गया है। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब क्या होता है, क्या दोनों में कॉमन है, h,3 और बस h,3 h,3 यही तो है ना। t,3 तो यहाँ है ही नहीं,
खाली h,3 कॉमन है, तो ये हो गया। अब चलो P ऑफ E निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे चुपचाप इतना लिखने के बाद तो कोई काम ही नहीं है, बस काउंटिंग है इसके बाद। P ऑफ E कितना है? 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल, टोटल 12। टोटल 12 थे ना, 6 इंटू 2 12, तो ये आया 1/2। P ऑफ F कितना है? 2, 12 1/6। P ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना है? 1। एक ही इवेंट है ना इंटरसेक्शन F में, ये एक ही इवेंट है ना, तो 1 और टोटल 12। अब मुझे बताओ इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे तो पहले लिख देते हैं कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। बस अब चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1/12, राइट हैंड साइड की वैल्यू 1/6 इंटू 1/2 1/12, दोनों सेम, तो इवेंट आर इंडिपेंडेंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। आपको दो अलग अलग चीजों को, दो अलग अलग कॉइन और डाइस को रिलेट करके आपको चेक करना होता है क्या क्या ये इवेंट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले एक ध्यान रखो, दो टर्म्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, अब क्या होता है इस क्वेश्चन से समझो। इंडिपेंडेंट इवेंट तो सभी समझ गए होंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को समझने के लिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन हमारा ज्यादा वर्ड्स में नहीं है, सिंपल सा, उसने सब कुछ तुम्हें ऑलरेडी दे दिया है। P ऑफ A की वैल्यू 1/2 दिया है, P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू आपको दिया है 3/5, P ऑफ B की वैल्यू दिया है स्मॉल p। आपसे बोला है फाइंड P, फाइंड स्मॉल p इफ पहला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन है P ऑफ A आपको 1/2 दिया है, P ऑफ A यूनियन B आपको दिया हुआ है, P ऑफ B की वैल्यू स्मॉल p दी हुई है। थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आपसे P की स्मॉल p की वैल्यू ही पूछी है, मतलब आपसे P ऑफ B पूछा है। पहला कैसे कि इवेंट आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दूसरा है इंडिपेंडेंट इवेंट। अब आप कहोगे सर आपने क्वेश्चन दे दिया, आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है आपने नहीं बताया, तो उसके लिए आपको पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जानना होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब ये होता है कि मान लो अगर आपके पास एक इवेंट E है, एक इवेंट F है, बट दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कोई समानता नहीं है, दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, E इंटरसेक्शन F फाई है, मतलब P ऑफ E इंटरसेक्शन F 0 है, उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में जो E इंटरसेक्शन F होता है वो फाई होता है, तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F 0, मतलब कोई सैंपल स्पेस में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कुछ सैंपल स्पेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मतलब फाई है, नल इवेंट है, तो फाई और P ऑफ इंटरसेक्शन F 0। तो अगर आपका कोई भी दो प्रोबेबिलिटी है, कोई भी दो इवेंट है, अगर आपका इंटरसेक्शन F E इंटरसेक्शन F 0 आ रहा है, मतलब वो दोनों इवेंट आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहला केस सॉल्व करते हैं जब अगर हमारे दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तुमको ये फॉर्मूला पता है, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला तो बचपन से सभी जानते हैं, सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन, हर जगह ये फॉर्मूला का यूज किया गया है। P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A यूनियन B आपको पता है क्या? बिल्कुल पता है, 3/5। P ऑफ A पता है 1/2। P ऑफ B पता है? नहीं पता है, वही तो निकालना है, स्मॉल p माइनस, अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो A इंटरसेक्शन B की तो वैल्यू 0 हो जाएगी,
है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो 0। तो स्मॉल p की वैल्यू क्या आ गई, 3/5 माइनस 1/2। इसका आंसर 1/10। ठीक है, तो स्मॉल p की वैल्यू आई 1/10 अगर हमारा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इवेंट इंडिपेंडेंट है, फिर से यही फॉर्मूला लिखो, p ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b फॉर्मूला होता है, और इंडिपेंडेंट में आपने पढ़ा हुआ है कि p ऑफ e इंटरसेक्शन अगर f है तो वो होता है p ऑफ e इंटू p ऑफ f, ये होता है। तो माइनस p ऑफ a इंटू p ऑफ b। कोई डाउट है इतने में? तो इस क्वेश्चन से आपका क्या क्लियर हो गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। अब a यूनियन b आपका 3/5 आपको पता है, p ऑफ a आपका 1/2 भी पता है, p ऑफ b ही निकालना है, माइनस 1/2 इंटू स्मॉल p। तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू p माइनस p/2, है ना। 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू p माइनस p/2। 5 2 जा 10, 6 माइनस 5 p/2। तो आपका क्या आया, 1/10 इज इक्वल टू p/2, p क्या आ गया 1/5। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो p की वैल्यू 1/10 आ रही है, इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है तो p की वैल्यू 1/5 आ रही है। तो एक कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर हो गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, ये आपका लिखा हुआ है, ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट।